नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान जारी है और इस दौरान कई जिलों में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कूच बिहार में सीआरपीएफ की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया है। बंगाल में चुनाव में हिंसा का जो चैप्टर देखने को मिल रहा है वो सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या नहीं बदलेगा बंगाल में रक्त चरित्र का इतिहास। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बंगाल में चौथे चरण के मतदान के तहत लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर वोट डालने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। वहीं चौथे चरण के मतदान के दौरान भारी हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। बंगाल के कूच बिहार में सीआरपीएफ पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद सीआरपीएफ की भारी गोलीबारी में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के काफिले पर भी हमले की घटना सामने आई है। हुगली में लॉकेट चटर्जी की कार पर पथराव किया गया। इस दौरान लॉकेट चटर्जी की कार का कांच टूट गया। खबरों के मुताबिक बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी जैसे ही 66 नंबर बूथ पर पहुंची, उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थक वोटिंग में घपला कर रहे हैं। इसके बाद वो बूथ से बाहर आई। उनके बाहर आते ही टीएमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लॉकेट चटर्जी का कहना है कि उन्होंने टीएमसी की महिलाओं को गलत वोटिंग करते हुए पकड़ लिया, इसलिए उनके ऊपर हमला किया गया है। वहीं सुरक्षा बलों को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद वहां से लोगों को हटाया गया है। बता दें कि पत्रकारों की गाड़ी पर भी उपद्रवियों ने हमला किया है। हुगली में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे मीडिया की गाड़ियों पर भी स्थानीय लोगों ने हमला किया। वहीं बंगाल में मतदान के साथ अलग अलग पोलिंग बूथ से लगातार हिंसा की खबरें सामने आई हैं। कूच बिहार के सीतलकुची में मतदान के लिए लाइन में लगे एक 18 साल के नवयुवक आनंद बर्मन की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। गौरतलब है कि बीते दिन ही हावड़ा में बीजेपी तो उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई थी। दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों पर हुए हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया था। चुनाव के दौरान जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो आपने देखा कि किस तरह से बंगाल में चुनाव में हिंसा का जो चैप्टर देखने को मिला है वो सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिपोर्टों में भी नजर आ रहा है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमला लॉकेट चटर्जी जो सांसद है बीजेपी के, उनके ऊपर हमला किया गया। हालांकि इस पर भी बीजेपी और टीएमसी का वार पलटवार शुरू हो गया है। तो इस पर बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल का जो इतिहास रहा है, रक्त चरित्र एक तरह से कह सकते हैं लगातार, तो क्या ये बदलाव नहीं आएगा? लगातार जिस तरह से हिंसा का दौर चलता रहता है और चुनावों के तौर पर भी देखते रहते हैं, तो क्या ये बदलेगा? इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेत्री शबनम पांडे, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी मौजूद है, टीएमसी नेता हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी मौजूद है। तो संजय जी, सबसे पहले मैं आप पर आना चाहूंगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। संजय जी, आप बताइए, जिस तरह से बंगाल में जो हिंसा होती रहती है, चुनाव के दौरान हिंसा होती रहती है, क्या ये सही है? लोकतंत्र का पर इसका खतरा किस कदर इसको माना जा सकता है जिस तरह से ये हिंसाएं सामने आ रही हैं? और चौथे चरण के चुनाव, पहला चरण तो चलिए तब भी इतना ज्यादा हिंसा नहीं देखने को मिली, लेकिन आज चौथे चरण के चुनाव में जिस तरह से हिंसा उजागर हुई।
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ममता दीदी ने पहले ही जो है आगाह किया था कि ऐसे घटनाएं होंगी, और वो सामने आ रही है। उनके जो शक था, जो उनकी आशंकाएं थी, वो आशंकाएं सामने आने लग गई है कि किस तरीके से जो है बौखलाहट में जो है चुनाव जीतने के लिए किस कदर, किस हद तक जो है भाजपा उतर सकती है, वो साफ दिख रहा है। और ये पूरी तरीके से एक प्री प्लान तरीका है जो चुनाव को एक हाईजैक करने का है, और वो करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हार की जो बौखलाहट होती है ना, कि इतना सब कुछ करने के बावजूद जो है वो मतदाताओं को मोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर से, भय से जो है चुनाव जीतने की पूरी तरीके से ये एक छोटी सी कोशिश है। और अभी भी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां चरण बाकी है, और मुझे डर है कि इन सब चीज़ों को लेकर के ये ज़्यादा एक्सपोज ना हो। तो चुनाव आयोग से सिर्फ और सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस लगा करके इन सब हिंसाओं पे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि हिंसा में कोई भी मारा जाता है, दुख सबको होता है, क्योंकि इंसानियत की मौत हो रही है इसमें। तो हुगली से सुजाता मंडल जी ने जो आरोप लगाया था कि उन पर हमला हुआ, तो आप ये भी कहेंगे कि वो भी बीजेपी का एक तरह से एजेंडा होगा या उनके द्वारा किया गया? निश्चित रूप से इसकी जांच हो जाएगी, खुद पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार जो हिंसा हो रही है, उस पर प्रदेश सरकार सख्त क्यों नहीं दिखाई देती है? प्रदेश सरकार है कहाँ? ये तो चुनाव आयोग का इस समय चुनाव आयोग का है। चलिए, चुनाव आयोग के द्वारा भी जो तमाम तैयारियां की गई हैं, उस पर क्यों सवाल नहीं खड़े किए जाते? क्यों चुनाव आयोग से जाकर आप लगातार हम लोग गए भी हैं। अभी 3 बजे के आसपास हमारे जो है प्रतिनिधि मंडल जो है चुनाव आयोग से मिलने गया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग वहाँ पे गए हुए हैं, बस शिकायत दर्ज कराने के लिए गए कि किस तरीके से जो है हिंसा से जो है मतदान को जो है प्रोवाइड करने की। लेकिन संजय जी, जिस तरह से चुनाव से पहले, अभी तो चुनाव चल रहे ठीक है, लेकिन इसके पहले भी लगातार बंगाल में जो हिंसा की वारदातें सामने आती रही हैं, बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि उनके कितने कार्यकर्ताओं की जान ली गई, तो उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? तब तो आपकी सरकार थी। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक सबसे मजेदार बात यह है, क्योंकि मैं कंटिन्यूस जो है हर रोज़ कम से कम 2-3 डिबेट कर रहा हूँ, तो अभी तक बीजेपी के कार्यकर्ता के, पहली बात तो शुरुआत में बात हो रही थी, 3 महीने पहले से मैं सुन रहा हूँ कि 130 कार्यकर्ता मारे गए। 130 कार्यकर्ता वो अभी तक जो है वो अपडेटेड नहीं हो पाए, वो अभी तक 130 ही कार्यकर्ता मारे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका पिछले 3 महीने में कोई हिंसा नहीं है, कोई मारा नहीं गया बीजेपी कार्यकर्ता। पहली बात, मैं अभी इस सवाल का जवाब दे दूं, ठीक है? पहली चीज़, 130 से 3 महीने में इनका कोई अपडेट नहीं हुआ। दूसरी चीज़, चलिए हम मान लेते हैं आपके 130 कार्यकर्ता मारे गए, तो 130 कार्यकर्ताओं के मरणोपरांत उनके परिवार को इन्होंने क्या सम्मान दिया? किसी को रथ यात्रा में शामिल किया, किसी को जो है मंच में लेकर के जो है उनको सम्मानित किया, किसी एक भी कार्यकर्ता के परिवार को इन्होंने टिकट दिया? नहीं दिया। इसका मतलब वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे ही नहीं। कोई रोड एक्सीडेंट में मरा, कोई आपसी झगड़े में मरा, कोई सुसाइड करके मरा, सब। एक बंगला में कहावत है, जो दोष नंदो घोष, जो हुआ वो टीएमसी, सारे दोस्त टीएमसी में मर दो और खुद जो है पाक साफ रहो। यही हो रहा है, बस और कोई बात नहीं। और जो टीएमसी के नेताओं पर हमले होते हैं, हमलों की वारदात क्यों नहीं थमती है? मेरा मुख्य सवाल ये है, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो, लेकिन जिस तरह से बंगाल का इतिहास रहा है, चुनाव आते ही हिंसाएं तेज हो जाती है, बमबारी तेज हो जाती है, उस तरह की घटनाएं क्यों लगातार सामने आती है? संजय जी, आपकी सरकार थी, क्योंकि लगातार तेज होती है जी। सबसे बड़ी चीज, चुनाव आते ही क्यों तेज होता है? ये तो जब जैसे आचार संहिता लागू होती है उसके बाद तो यही सवाल हमारा भी है। सरकार के हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है, वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग के पास जिम्मेदारी होती है। हम लोगों के हाथ में तो एक सिपाही को ट्रांसफर करने तक की भी हक नहीं है हमारे पास। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तब होती है जब आचार संहिता लग जाती है, लेकिन उसके पहले तक तो जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है ना। कोई घटना ही नहीं इस तरीके से। मैंने क्या बोला कि अगर किसी ने सड़क दुर्घटना हुई तो भाजपा कार्यकर्ता मरा, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया, अभी आपने देखा होगा किसी ने, इनके मंडल अध्यक्ष ने किसने सुसाइड किया था, वो भी भाजपा ने करवा दिया। मतलब जो है भाजपा गई कमरे में जाकर पंखे में लटका के वो चलिए। मतलब इस तरीके से आरोप जो है बेबुनियाद आरोप है। ठीक है, बेबुनियाद आरोप। शबनम जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। जिस तरह से संजय जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सब तमाम चीजें जो भी घटित हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, और ये चुनावों के दौरान ही होती है, तो ये बीजेपी के द्वारा कराई जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कि मुझे लगता है या तो ये पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझते नहीं है और जानते नहीं है, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में 1977 से लेके आज तक
28,000 क्या, मैं तो कहूंगी 30,000 से ज्यादा लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, राजनीतिक मौत हुई है लोगों की। जी। और ऐसी हत्याओं को ये कहते हैं कि नहीं ये दोषारोपण हो रहा है। जब से अगर मैं इनको आंकड़े भी देना चाहूं तो मैं तो इनको ईयर वाइज आंकड़े दे दूं। 2016 में राजनीतिक कारण से 205 लोग मारे गए, 2015 में कुल 184 लोग मारे गए, 2013 में देखा जाए तो 126 लोग मारे गए। इस तरीके से तमाम आंकड़े आप जहां देखें वहां राजनीतिक हत्याओं के हैं। ममता दीदी यही बोलकर आई थी कि हम यहाँ के चुनाव को शांतिपूर्ण करेंगे, यहाँ के माहौल को शांतिपूर्ण बनाएंगे, पर उन्होंने तो आकर और आग में घी डालने का काम किया। जब से ममता दीदी वहां की मुख्यमंत्री बनी है, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं और ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने क्या किया, टिकट दी। और ये शर्मानी चाहिए, आपको संवेदना भी नहीं है। जिस परिवार का इंसान गया होगा उस परिवार पे क्या बीत रही है इसको आप समझ सकते हैं। आप टिकट की बात करते संवेदना हैं। तो आपको होनी चाहिए, कम से कम उनको सम्मानित तो करना चाहिए, किसी रथ यात्रा में बैठाना चाहिए, कभी किसी को जो है मंच में लाना चाहिए कि हाँ ये हमारे कार्यकर्ता हैं। ये बात तो क्लियर उसकी होनी चाहिए। चिंता आप मत करिए। हम चिंता क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें? आप ये हमारे राज्य की बात है, आप हमको चिंता मरवाते करनी पड़ेगी। आप आरोप लगा रहे हैं, मरवाते आप हो। सिंपल आरोप लगा रहे हैं। आप मरवाते हो और कहते हो कि चिंता कर रहे हैं। अगर चिंता इसको थी प्रूव तो ऐसी करिए, आप हत्याएं इस पे वर्ड रोक को, आप लगानी इस वर्ड को चाहिए। प्रूव करिए, इस वर्ड को प्रूव करिए। आप मरवाते हैं, इस बात को प्रूव वर्ड करिए। आप सीधे इल्जाम लगा रहे हैं, आप सीधे जज बनने की निश्चित कोशिश कर तौर रहे हैं। पे, जज बनने की कोशिश मत निश्चित तौर करिए, पे ठीक है। जज बनने खुलेआम की ये कोशिश मत इल्जाम, करिए, ठीक है संजय जी। खुलेआम ये इल्जाम है। देखिए जज आज बनने की कोशिश लॉकेट, ना करिए, आरोप लगाइए। आप मरवाते हो ये कह के आप जज बनने की कोशिश करिए, मत करिए। देखिए अगर आप इतने शांतिपूर्ण तरीके से राजकाज चलाते होते तो आज जिस तरीके की कूच बिहार में घटना हुई है क्या ये होती? क्या हर पंचायत चुनाव से लेके विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट चुनाव किसमें आपके इधर हत्याएं नहीं होती? और भी प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, पर एक हत्या नहीं होती चुनाव के दौरान। आखिर क्या है कि ममता बनर्जी के राज में इतनी हत्याएं हो रही देखिए हैं संजय और जी, आप उस पर माखौल ठीक है। उड़ा रहे हैं। ठीक है शबनम जी, देखिए संजय जी, एक ये सवाल क्यों आप घेरे में आती, क्योंकि सरकार आपकी थी जब पंचायत चुनाव होते हैं तब जिस तरह से हिंसा उजागर होती है। आपको पता है कि पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में होना किस कदर नामुमकिन है, लोगों को कहीं बाहर जाकर नामांकन दाखिल करना पड़ता है। 23 मौतें 2018 में जब पंचायत चुनाव होने वाले थे तब सामने आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 600 से अधिक ऐसी हिंसा की वारदातें हुई, 11 मौतें हुई। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो बेशक सवाल बनते हैं ना कि क्यों लगातार हिंसा होती है। हिंसा अभी तो कहाँ आप नहीं चलिए होती? बीजेपी पर ये अभी चीज, आपकी हिंसा की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं होती, बिहार में हिंसा नहीं होती है, असम में हिंसा नहीं होती है। हिंसा कहाँ नहीं होती है? हर हिंसा की हम निंदा करते हैं और कठोर निंदा बिल्कुल, करते हैं। हम ठीक है? यही, ये आप कैसे, आप ये जो 1970 से जो है राजनीतिक हत्याएं गिना रहे हैं, 1970 में तो आपकी पार्टी नहीं थी उस समय, तो आप उस समय की राजनीतिक हत्या आप किस तरह की, उसको भाजपा कार्यकर्ता कहाँ से बता सकते हैं? देखिए संजय जी, हिंसा हर जगह होती है, बिल्कुल हम इसका सहयोग नहीं करते। इसी के खिलाफ जाकर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि हिंसा क्यों होती है, चाहे वो आपके प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में हो या फिर पश्चिम बंगाल में हो या असम में होती हो। लेकिन जिस कदर ये लगातार जिस तरह से ये सामने आ रही हिंसा है उस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कड़ाई से? क्यों हाँ, बम अभी छत्तीसगढ़ में ही एक इतना बड़ा वीर एक बम में अभी कांड हो बम गया, मिला जिस है। तरीके से आप उसके बारे में बात करें, आप उसके बारे में नहीं बात करेंगे। अभी इस तरीके से पता नहीं कितनी जगह पे कितनी हत्याएं हो जाती है, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं होती। मैं राजनीतिक हत्याओं की बात कर रही हूँ। आप और राजनीतिक चुनाव के हत्या कैसे दौरान बता जिस सकती हैं उसको? तरीके मैंने से फिर आपसे वहाँ पूछा, वो बमबारी राजनीतिक हत्या कैसे और है? तमाम तरीके उस का आप राजनीतिक दंगा हत्या कैसे फैलाते है? हैं उसकी बात जज कर बनने रही की हूँ। कोशिश मत करिएगा। और राजनीतिक हत्या कैसे, इसको प्रूव करिए पहले। अभी तक किसी को जो है दोषारोपण अभी तक किसी भी संजय जी, अच्छा, अदालत जेपी से नहीं नड्डा किया गया है। के काफिले पर हमला हो जाता है, उसके बाद आज जिस तरह से हमला हुआ, आपके ऐसा खुद के हमला तो- मंत्री उनके ऐसा साथ इस तरह के हमले हमला- हो जाते हैं, तब आप ऐसा हमला जो आप है, रेल विभाग पर जिम्मेदारी सौंप देते हैं, अब आप चुनाव आयोग पर जिम्मेदारी सौंप अभी रहे हैं। ऐसा हमला तो जेपी नड्डा जी पे भी हुआ था, ऐसा हमला 2019 अमित शाह जी पे भी हुआ था। बिल्कुल, मैं यही है कह ना? रही तो हूँ। वही तो बोल रहा हूँ ना। तो इसका क्यों मतलब, इसका बंगाल क्या में ही मतलब? होते हैं?
क्यों इसका मतलब क्या? बंगाल में होते हैं? इसका मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता मतलब वहाँ वो पत्थरबाजी, सर पे पट्टी यहाँ पे डंडेबाजी गुदवा और करके यही आते काम हैं करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं टीएमसी का कार्यकर्ता हूँ और मैं हमला करने जा रहा हूँ। देखिए, ठीक और है। उसके बाद वो आपको रिपोर्ट करते हैं ठीक कि है। मैं टीएमसी का ये ठीक है, इन्होंने चलिए करवाया आपका है। ही सवाल मैं शबनम जी पर करती हूँ। शबनम जी, आपको क्यों लगता है कि जो भी हत्याएं होती हैं, जो भी हिंसक वारदातें पश्चिम बंगाल में होती हैं, वो क्यों लगता है कि टीएमसी की तरफ से ही कराई जाती है? ऐसा क्यों लगता है? और कोई दूसरी देखिए राजनीतिक पार्टी सत्ता नहीं उनकी है। कीर्ति जी, सरकार किसकी है? टीएमसी की है। जी। कानून व्यवस्था ठीक रखने की जिम्मेदारी किसकी है? टीएमसी की है। फिर ममता बनर्जी के राज में प्रचार प्रसार करने जाने पर हर वरिष्ठ नेता के ऊपर पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या उसको रोकने का काम सरकार का नहीं है? अगर सरकार नहीं रोक रही है और उनके कार्यकर्ता बेलगाम हो रहे हैं तो आरोप लगेगा। लेकिन सत्ता कोई- उनकी है, और- रोकने की और बिल्कुल जिम्मेदारी बार- उनकी है, बार- लेकिन बार-बार वो हमले ममता उनके द्वारा बनर्जी कराए जा रहे हैं, ये भी कहती तो हैं। पुष्टि नहीं की जा सकती ना शबनम जी, अगर हम देखिए इस चीज दीदी को देखें बार तो। बार कहती है ये बाहर के लोग हैं और इनके नेता कैसे कैसे स्लोगन बोलते हैं। इनके टीएमसी के मदन मित्रा कहते हैं दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, ऐसे स्लोगन चुनाव में बोलते हैं। तो क्या ये चुनाव के स्लोगन है? ये साफ तौर पे दंगा फसाद मार काट के स्लोगन है। ऐसे स्लोगन देने वाले टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता लगातार हत्याएं कर रहे हैं, लगातार उनके बहकावे में उनके द्वारा पत्थरबाजी कौन कर रहा है? पूछिए इनसे पूछिए पत्थरबाजी कौन कर रहा है? नहीं वो बता तो रहे। अभी जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ था वो टीएमसी ने कराया था। अब कश्मीर में भी कुछ होता है वो टीएमसी कराती लेकिन है। बंगाल में आपकी सरकार है, आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। संजय जी, जब आप खीर की बात तो चलिए अच्छा लगता है। देखिए संजय जी, जी, खीर की बात तो चलिए अच्छी लगती है अगर मन से की जाए, क्योंकि बंगाल मिष्टी दोई मीठे चीजों के लिए तमाम फेमस है बंगाल। लेकिन चीरने की बात टीएमसी नेता जब करते हैं तो कैसा लगता है? एक मंच पर जाके इस तरह की बातें करना, गोली मार देने की बातें करना, इस तरह से कहीं ना कहीं तो आप उकसा रहे हैं। कोई बात इस तरीके से नहीं की गई है। किसी भी तरीके से इसको राजनीतिक ढंग देने की जरूरत नहीं है। गोली मारने की बात, ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। इस आरोप को मैं सिरे से खंडन करता हूँ। चलिए, आप चीरने की बात को तो मानेंगे जिस तरह से शबनम जी ने कहा, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि एक मंच पर जाके अगर कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता ये बात कहता है, जो संबोधित कर रहा है इतने लोगों को, उनकी मानसिकता पर किस तरह से जोर पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, उसके बाद इस तरह की हिंसा सामने आती है। अगर प्रधानमंत्री जी मंच में खड़े होकर के इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि अगर मैं कह दूं कि हिंदुओं एक हो जाओ, क्या इसके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। ये उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? उन्होंने नाक को सीधी ना पकड़ घुमा के पकड़ लिया। मैंने मतलब उन तमाम वरिष्ठ लोगों की बात करी है जो मंच पर जाकर इस तरह से पूरी तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की गई। मैं अगर कहूं कि अरे क्यों भाई प्रधानमंत्री ये बात कैसे कह सकते हैं? हमारे तो ये मदन मिश्रा ऐसे छोटे मोटे नेता है। हम देश के नेता की, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, वो भाजपा के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। उनकी पूरी की पूरी जितनी स्पीच होती है पूरे विश्व में चली जाती है। आपने क्या मैसेज दिया देश के बारे में? लेकिन संजय जी, आप एक क्या के बाद हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आप क्या आपकी तैयारी है हिंदू राष्ट्र बनाने की? आप चाहते हैं कि इस देश में दूसरे धर्म के लोग न रहें? आपने कैसे, किस तरीके से इतनी बड़ी बात कैसे बोल दिया? आप मदन मिश्रा की बात करते हो, हम तो उसको अभी कह तो रहे कि हम तो बहुत छोटा सा नेता मानते हैं, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री से बड़ा नेता तो आपके पास कोई है नहीं ना। आपके देश में कोई नहीं इस समय प्रधानमंत्री से बड़ा कोई। तो जब इस तरीके से पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता। देखिए, एक वरिष्ठ कोई भी वो इंसान हो, उसकी बातें जब वो मंच से इस तरह से संबोधित करता है लोगों को, तो उनको अपनी बातों पर एक तरह से कहीं ना कहीं संयम बरतने की जरूरत होती है। इस तरह की बातें लोगों की मानसिकता पर किस तरह का असर डालती है, उसके बाद हमें साफ तौर पर दिखाई पड़ता है जब चुनाव आते तो किस तरह से लोग आक्रामक हो जाते हैं और इस तरह की हिंसाएं होती है जिसमें मौतें भी होती है। पंकज जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, आपके सियासी समीकरण क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर? दूसरा, जैसे ही चुनाव आते हैं, पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है जिस तरह से हम लोग लगातार देखते हैं कि जो हिंसा की वारदातें हैं वहां पर वो कई गुना बढ़ जाती हैं। आज वीर बम में बम मिला है जिसे माफ कीजिएगा डिफेंस एक्सपोर्ट ने उसे खत्म किया, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो जाती हैं? देखिए, आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो बंगाल अपना स्वरूप खो चुका है और बंगाल में सीपीएम की सरकार रही, 2 दशक से ज़्यादा सीपीएम की सरकार रही और ये ज्योति बसु के नेतृत्व में सरकार चली, लेकिन
विकास के कोई आयाम वहां स्थापित नहीं हो पाए और वहां आज भी बहुत ज्यादा गरीबी और बहुत ज्यादा लोग अपने जीवन यापन को किसी तरह से गुजार रहे हैं। बंगाल की अगर हालत की जाए तो बहुत ही उपेक्षित राज्य है। वहां किसानों की दुर्दशा देख लीजिए, वहां की हालत बहुत बेहाल है। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य बने, उसके बाद ममता बनर्जी 2011 में ममता बनर्जी ने बहुत संघर्ष के साथ तृणमूल कांग्रेस का गठन किया कांग्रेस से छोड़ने के बाद, और उन्होंने इस जनता ने उस आशाओं के साथ उनको देखा कि ममता बनर्जी अगर वहां सत्तारूढ़ होंगी तो वो हमारी आकांक्षाओं को पूरी करेंगी। वहां की गरीब जनता ने उसी लालच में और उसी आकांक्षाओं को देखते हुए 2011 में उनको पदारूढ़ किया, लेकिन ममता बनर्जी भी उन चीजों पर खड़ी नहीं उतरी। और जिस तरह से 2300 करोड़ का शारदा घोटाला और कोयला घोटाला, जिस तरह से कोयला घोटाला और शारदा घोटाला हुआ, जिसकी आज ममता बनर्जी और उनके परिवार के ऊपर है, जिसकी सीबीआई जांच जारी है, तो इस तरह के कृत्य को ममता बनर्जी नकार नहीं सकती हैं। और ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वालों को बंद कराने की बात करती हैं, इसके मीडिया पे वीडियो भी वायरल है। और दूसरी बात, आज चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जिस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर तल टिप्पणी करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर तल टिप्पणी करती हैं, उनको इस तरह की टिप्पणी किसी प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरह से जो उनके नेता जिस तरह से बयान देते हैं, ये भी जायज नहीं है। और दूसरी बात, किसी देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर पूरे देश में कहीं भी जाते हैं तो उनके ऊपर ना कोई पथराव होता है, ना कोई इस तरह की घटनाएं होती जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां भी। और आपके 2019 के लोकसभा चुनाव में आप उनके गाड़ियों पे पथराव होता है, तो इस तरह की घटना होती है। तो ये सब चीजें स्वतंत्र लोकतंत्र में जायज नहीं। वहां 73 लाख किसान है, 73 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही थी उसको देने का काम नहीं हुआ, आपने नहीं लेने दिया। आयुष्मान योजना की बात करिए, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने दिया। आपने क्या नाम है प्रधानमंत्री आवास की बात करिए, वो लेने नहीं दिया। तो आप जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको देने में आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि आप वहां के जनमानस को एकदम निचले पायदान पर रखना चाहती है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से, और जैसा कि एक मिनट रुकिए, अभी इनसे जवाब ले लीजिएगा आप डिटेल। और दूसरी बात, जैसा कि क्या नाम है अभी शबनम जी कह रही थी 1977 से 28,000 से ऊपर राजनीतिक विद्वेष पर हत्याएं हुई, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल, भारतीय जनता पार्टी अब 80 में गठित हुई, लेकिन उसके पहले चाहे कांग्रेस के लोग रहे हो, चाहे सीपीएम के रहे, चाहे अन्य दलों के और भी जो लगे हो, राजनीतिक विद्वेष के कारण वहां हत्याओं का तांडव चलता रहा, इस पर रोक नहीं लगी। लेकिन जब से ये ममता बनर्जी सरकार में है तो वो सत्ता को नहीं छोड़ना चाहती। उनके ऊपर तमाम तरीके के घोटालों की सीबीआई जांच चल रही है, जिसके लिए कभी वो एसपी, वहां के जो पुलिस कमिश्नर है, उनके लिए वो धरने पर बैठ जाती है। तो ये इस तरह का उनको कृत्य नहीं करना चाहिए। और वो एक जनमानस की चुनी हुई नेता है, उनको हताशा नहीं दिखानी चाहिए। और उनको क्या नाम है, वहां जनमानस के लिए वहां के कई जिलों के पानी में आर्सेनिक है, कई जिलों के नहीं, बिल्कुल कई जिलों के पानी में आर्सेनिक है। देखिए बिल्कुल अपरोक्ष रूप से सीधे सीधे केंद्रित टीएमसी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे सीपीएम हो, सारे लोग उन्हीं के ऊपर वार करते हैं, वार पलटवार उन्हीं के ऊपर करते हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्योंकि सत्ता में आप हैं तो आप ही के ऊपर वार करते हैं। और रहा सवाल बीजेपी की जो बात अगर करिए तो 130 क्या 150 के लगभग कार्यकर्ता मारे जाते हैं ना कि जो सत्ता में रहेगा उस पर वार किया जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा वहां जिस तरह से रक्त रंजित चुनाव हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और आप जो है खुलेआम क्या नाम है पब्लिक से आह्वान करती हैं कि सीआरपीएफ वाले अगर आपको रोके तो उनको घेर के मारिए। इस तरह का सोशल मीडिया पे सारी चीजें वायरल हो रही है, तो उनको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। भूमिका ही रही है। नहीं, आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं विपक्ष की भूमिका की बात नहीं कर रहा हूँ। टीएमसी की जो मुख्यमंत्री है, इनकी बात कर रहा हूँ। आपके ममता बनर्जी खुद कहती है, उनका मीडिया पे आप देखिए बयान वायरल है, उन्होंने खुद कहा कि अगर आपको घेरते हैं तो आप उनको मारिए, सब करिए। तो इस तरह का चीज ममता बनर्जी को शोभा नहीं देता है। और सवाल यह, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता जनार्दन है, वो परिवर्तन चाहती है। अगर आप विकास नहीं करिए, जनता आपको उखाड़ फेंकेगी, ये सीधी बात समझ लीजिए। और जिस तरह से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, चुनाव में प्रथम चरण से अगर आप देखिए कि 79% से लेके 82% तक वोटिंग हो रही है, ये निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया। जो विकास करेगा उसी को जनता देखेगी। और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स के लगाने पर ये चुनाव हो रहे हैं, नहीं तो ये अगर वहां की पुलिस के नेतृत्व में और वहां के फोर्स के नेतृत्व में होते हैं तो वहां का चुनाव और रक्त रंजित होता। आरोप प्रत्यारोप जो भी करिए, लेकिन अगर आपने वहां काम कायदे का किया होता तो आज परिवर्तन के लिए जनता इतना बढ़ चढ़ के वोट नहीं दे रही होती। सीधी सी बात ये समझ लीजिए, जवान पे लगाम रखने का काम आपका भी है, क्योंकि एक पार्टी के आप अध्यक्ष हैं। आपको भी इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए कि जनमानस को आप इस तरह से बरगलाने का प्रयास करिए और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति उलझुल टिप्पणी करिए। जेपी नड्डा के खिलाफ अभी आपने कितनी उलझुल टिप्पणी की थी,
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो आपके खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं कही, या आपके अमित शाह जी के लीजिए तो उन्होंने कोई उल्टा जनता परिवर्तन चाहती है या नहीं चाहती है, सवाल ये है कि तो किसी वक्त बताएगा, 2 मई को नहीं, नतीजे आ रहे ठीक है, हैं। लेकिन लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है जनता, ये खुशी की बात होनी चाहिए। खिलाफ लेकिन इस तरह की टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है। जिस तरह से आपने नड्डा, जेपी नड्डा जी के खिलाफ उलझुल टिप्पणी की, उसके बाद आप प्रधानमंत्री के ऊपर आप उलझुल टिप्पणी करना, चलिए तो ठीक ये है। सब चीजें ठीक है, योगी लेकिन जी पे टिप्पणी करना, तो ये आपका एक तरफा ये तो आपको नहीं है ना। कहीं ये वार एक लेकिन तरफा आप नहीं है, वार आपके पलटवार का चल रहा आपके है ना। खिलाफ क्या नाम है कि किसी ने उलझुल टिप्पणी की क्या? आपको कुछ किसी प्रकार का कुछ बोला क्या? आपने कहा मेरा पैर टूट गया, बीजेपी वालों ने मेरा पैर टूट गया, चुनाव आयोग ने उसका खंडन कर दिया, पूरी वीडियो फुटेज सामने लाके रख दी, तब आपको चुप हो जाना पड़ा। तो इस तरह की चीजें टोलाबाजी जैसे शब्द इस्तेमाल करना क्या आपको सही लगता है? इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए। देखिए कटमनी और देखिए टोलाबाजी जैसे शब्द यूज करना देखिए जिस तरह से चुनाव में वहां प्रधानमंत्री के लिए क्या सही जिस लगता है तरह आपको, के पंकज जी? चुनाव में वहां गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरह से चुनाव में वहां गुंडागर्दी हो रही है और जिस तरह ठीक से है, मैं- गुंडागर्दी की जा रही है, वो कहीं से भी जायज नहीं है। मैं संजय अगर जी आप से अभी मैं पैरामिलिट्री संजय जी फोर्स से को हटा पूछना लीजिए, वो कुछ बोलना तो चाह ये रहे हैं, सीधी सी ठीक है। बात है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तभी पंकज चुनाव जी। आयोग ने इनसे तमाम चीज, इन्होंने लेकिन, जैसे अल्पसंख्यकों से कहा कि आप जो वोट दीजिए, नहीं तो ठीक है, आप पंकज खाली जी, मैं एक आप पर पार्टी को आऊंगी। वोट दीजिए। तो इस तरह की चीजें आप अगर कर रहे हैं तो दूसरे टोलाबाजी पे और करेगा। कटमनी सीधी जैसे सी बात शब्दों ये का समझ प्रयोग लीजिए। करना एक प्रधानमंत्री को भी फिर शोभा नहीं देता। जी संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे नहीं पता था मैं दो भाजपा का नहीं, दो भाजपा के कार्यकर्ता की बात नहीं है। आप अगर कायदे से देखिए, विश्लेषण अगर करना, मैं पत्रकार हूं, अगर मैं विश्लेषण करूंगा तो सही विश्लेषण करूंगा। भाजपा और इसकी बात मत करिए कि आप पे गाना नहीं गाएंगे, कि आपकी पार्टी गलत करे और मैं आप पे गाना ठीक है, गाऊं, पंकज ये जी, नहीं संभव, ये नहीं पंकज जी, संभव। प्लीज। ये आप मत कहिए कि पंकज जी, नहीं, प्लीज। जो अच्छा, पार्टी संजय की जी को आवाज बोल है, पार्टी दीजिए। को आप संजय कहने जी का को अधिकार बोल नहीं, दीजिए, पंकज आपको जी। ये कहने का अधिकार नहीं। वो उनका पंकज जी, ममता बनर्जी 2011 में इसीलिए सत्ता में आई थी कि जनमानस को अच्छी पंकज जी, सरकार अच्छा, देने ठीक को है, नहीं ठीक दिया। है, पंकज जी, इसीलिए प्लीज। नतीजा आज ये है। पंकज जी, सर्वाधिक प्लीज। भ्रष्टाचार वहाँ पे हुए, तो इस तरह की पंकज जी, टिप्पणी आप प्लीज, मत हो कीजिए। गया, इस ठीक तरह है, की अच्छा, टिप्पणी बोल मत लीजिए, कीजिए। दीजिए। सीधी सी बात समझ लीजिए, इस तरह की टिप्पणी आप मत करिए। आपकी बातें वापस लीजिए, इस तरह की बात अगर मत आप इस तरह से बोलते रहेंगे तो बात नहीं समझ में आएगी। आपने भाजपा के खिलाफ एक भी बात अरे नहीं अगर की। भाजपा की अगर आपने ऐसी एक बात भी होती नहीं तो की। 2019 के आपने एक लोकसभा बात चुनाव नहीं में आपकी पार्टी 18 सीटें लेके भाजपा क्यों आ गई 42 में से? आपको तो उस समय विधानसभा में 2011 में आपके और सवालों 16 का में जवाब 3 देने सीटें दें, थी। पत्रकार इसका जी के मतलब है, सवालों इसका का मतलब जवाब समझ पंकज जी, लीजिए, आप सुन भी कहीं लीजिए ना ना। कहीं पब्लिक पंकज जी, उसको आप सुन पसंद भी करिए, लीजिए। करिए। ये विश्लेषण है। पंकज ये जी, वहाँ आप के सुन भी पत्रकारों का विश्लेषण लीजिए। है। ठीक है, मैं यहाँ सुन से पूछ लीजिए। रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने दिया जाएगा। अगर आपने इतने सवालों का जवाब दिए हैं तो मुझसे सवाल का ले लीजिए, ठीक है ना। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि 2011 से लेकर के भाजपा आज तक बंगाल में एक भी चुनाव जीत नहीं पाए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि 18 सीटें जीत करके ले आई है, तो दिल्ली में भी भाजपा 7 सीटें जीत कर लेके आई थी और विधानसभा का चुनाव हुआ तो 3 सीटें लेकर के आ गई, ठीक है ना। उसके अलावा आपने राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप कर्नाटक देख लीजिए, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे झारखंड 15 साल सरकार मुझे बोलने सत्ता देंगे, में रही। क्यों आप बोल रहे हैं? मुझे इसका जो जवाब भी बोलने सुन लीजिए। देंगे। भाजपा दिल्ली में सत्ता में नहीं रही, कभी भी नहीं रही। जब शुरुआत में जब सुषमा स्वराज के अलावा सत्ता में आई नहीं। मदन लाल खुराना साहब सिंह यादव मुझे थे। बोलने देंगे तो सर। है कि नहीं, नहीं, आप गलत बात मत बोलिए ना। देंगे। इस डिबेट में गलत बात मत बोलिए ना। आप लोकसभा का और विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं विधानसभा की बात मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, तो विधानसभा में मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। दोबारा केजरीवाल वापस आ गए कि नहीं आ गए। आप जो है उनको हरा नहीं पाए, आपको 3 सीट में सिमट के आना पड़ गया। तो भाई वो उनकी नीतियां थी, नीतियां की उन्होंने बात- उन्होंने काम किया, नीतियां जनता को पसंद है, इसलिए मैं जनता ने आपको उनको फिर बिठाया। बड़े पंकज जी, ध्यान से पश्चिम सुन रहा था, बंगाल, मैं पश्चिम उंगली उठा बंगाल। करके सुन रहा था। अगर संजय आप जी, नहीं पश्चिम सुनना बंगाल। चाहते तो मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ, डिबेट छोड़ दूंगा। लेकिन आप नहीं, नहीं, रणछोड़ बनने से काम नहीं चलेगा। नहीं, आप आप छोड़ना रणछोड़ नहीं मत चाहते। बनिए। आप रणछोड़ मत बनिए। रणछोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। लेकिन आप पंकज जी, बात प्लीज। नहीं सुनना चाहते। पंकज जी, देखिए प्लीज, एक एक करके अगर आप बोलिए। अगर देखिए पंकज जी, आपने बोल लिया है, आपने बोल लिया। नहीं संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, यार इनको बात करा लीजिए। संजय जी प्लीज। देखिए ठीक है, एक बात को जरा एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जबरदस्ती खाली सुनने का अधिकार क्या फालतू की बात करें। आप खुद नहीं सुनना चाहते हैं, डिबेट छोड़ के भाग रहे हैं, बड़ा दिखा रहे हैं। से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं।
सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं, रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं, हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं, नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं, हाँ पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। कहीं टूटी सड़कें तो कहीं बने पक्के मकान, किसी ने बेच डाला अपना ईमान, तो कहीं प्रधान पर जनता को अभिमान, कहीं भ्रष्टाचार ने बिगाड़ा जनता का हाल, तो किसी ने कायम की ईमानदारी की मिसाल। गांव के विकास की कहानी सुनिए प्रधान की जुबानी। प्राइम टीवी के साथ गांव की सरकार। तो पश्चिम बंगाल पर चर्चा हो रही थी और जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, उस पर हम संजय जी का पक्ष ले रहे थे। तो चलिए उन पर ले चलते हैं और पूछते हैं कि लोकतंत्र है पश्चिम बंगाल में या फिर ठोको तंत्र की नीति पर आगे बढ़ना है। जी संजय जी। सबसे बड़ी चीज़ कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर के किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसी के परिवार में कोई जान चली जाती है तो ये संवेदना वाली बात है और इस हिंसा को रुकना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन इसके लिए पहले ही ममता दीदी ने पहले ही इसके लिए जो है बताया था कि हिंसा करवाया जाएगा और वो बात उनकी सच हुई। और इसके लिए चुनाव आयोग को पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनको सुरक्षा बल, अगर वो बंगाल को 8 चरणों में चुनाव करवा रहे हैं तो उस चुनाव को रोकने के, उस हिंसा को रोकने के लिए तो किया गया था ना, सिंपल वे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं सुरक्षा बल को और वहाँ पे तैनात किया जाए ताकि हिंसा न हो, हिंसा की कार्रवाई न हो। क्योंकि हिंसा होती है सबको नुकसान होता है, वोटिंग पे भी परसेंटेज में फर्क पड़ता है, लोग भी डर जाते हैं। लेकिन 8 चरणों में चुनाव होने के उसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में थी। अब 8 चरणों पे चुनाव हो रहे हैं। हम लोगों ने खिलाफ किया था। हम कहते हैं हमने खिलाफ की बात किया था, लेकिन क्या फायदा हुआ? हो तो रहा है हिंसा ना, उतना ही हिंसा हो रही है। बिल्कुल। अगर हम लोगों ने खिलाफ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज होगी, क्योंकि हम भाजपा की तरह अमीर पार्टी नहीं है और हमारे पास इतने जो है पैसे नहीं हैं कि हम 8 चरणों तक लगातार चुनाव के पीछे व्यस्त रहें। भाजपा के पास जैसे इंटरनेशनल डोनर हो, चाहे जैसे देश का डोनर हो, उनके पास पैसों की कहीं कोई कमी नहीं है, उनके पास सोशल मीडिया की कहीं कोई कमी नहीं है, उनके पास करीब 5 लाख ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम जमीनी नेता हैं, जमीन पर रह के काम करते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने खिलाफत किया था कि इतना लंबा चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ अगर हम लोगों ने कही है तो हम लोगों ने कहीं कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ममता दीदी को देखेंगे तो वो पैदल यात्रा ही करती हैं। तो उनको कभी, अभी आपको उन्होंने कभी रथ यात्रा करते नहीं, जबकि पैरों में चोट लगने के बावजूद व्हील चेयर पे अभी भी वो रथ यात्रा उन्होंने नहीं किया। आप हमारे माध्यम से ये कह दीजिए ना कि फिर इन जो घटनाएं हो रही है लगातार, इसकी आप निंदा करते हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो निंदा ही तो कर रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, हिंसा कोई भी करे, लेकिन आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ये सर टीएमसी ने कराया है, आप जज नहीं बन सकते किसी के कि आप ये टीएमसी हिंसा करा रही है। अरे ये बहुत सारे चीजें जो है बैकग्राउंड से बहुत सारी चीजें करवाई जाती है। आपने फिल्मों में भी देखा है और हकीकत में भी देखा है, और हम लोगों ने देखा, हम लोग राजनीतिक फील्ड में हम लोग देखा हुआ है कि इस तरह से कैसे कैसे घटनाएं केवल और केवल पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए, उनको घुमाने के लिए की जाती है। दूसरी बात, मैं अभी जैसे बता रहा था, पत्रकार महोदय जी ने हमको ये बताया कि वहाँ पे सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं दिया जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसान निधि योजना के लिए आज तक जो है पिछले 8 साल से 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये सालाना किसानों को दिया जाता है। पिछले 8 साल से किसानों के लिए वहाँ पे बीमा योजना है, 18 साल से लेकर 60 साल तक के लिए किसानों का बीमा योजना है, जिसका प्रीमियम सरकार भरती है। पूरी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। पहले मैं बता दूं हमारी योजना क्या है, ठीक है? उसका पूरा का प्रीमियम भरती है। 2 लाख रुपए का जो है बीमा उनके ऊपर किया जाता है। अब आते हैं कि ये 6,000 रुपये महीना क्यों रोका जाता है? मैम, आपका आधार से लिंक है आपका अकाउंट?
आपका अकाउंट तो लिंक है ना आधार से, तो जो आधार से लिंक है तो आधार का सारा डिटेल तो प्रधानमंत्री जी के पास है, तो वो उनको किसने रोक रखा है? कौन रोक सकता है बीच में? अगर अकाउंट हमारे हाथ में है, हमें पता है कि इस अकाउंट में हमें पैसे डालने हैं, तो हमको कौन रोक सकता है कि हम किसी के अकाउंट में पैसे डाल दें? किसी ने नहीं रोका, सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से आपकी सरकार है, मैं बीच सरकार नहीं रोक सकती, नीतियों का अगर नहीं रोक सकती अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ प्रेस बटन दबाया तो आप बीच में नहीं रोक सकते। हम किसी कोई तीसरे को अधिकार नहीं होता है उसको रोकने। शबनम जी से ही पूछ लेते मैं सिंपल थोड़ी सी मैं 30 सेकंड और लूंगा। तो किसानों को ये रोका नहीं गया, पैसा दिया नहीं गया। पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, बोला था ना, दुगनी करेंगे। पहली बात तो ये बता आय कितनी है किसानों की आय? आज तक अगर दुगनी करेंगे तो कैसे दुगनी करेंगे? जब इनको आय नहीं पता कि आय कितनी है तो दुगनी कहां से करेंगे? तो दूसरी बात कटमनी, सोला, पोला मनी, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखा है। अरे भ्रष्टाचार में तो अभी आपका देखिए राफेल आ रहा है, अभी 39,000 करोड़ का राफेल का भ्रष्टाचार आ रहा है। अभी आप देखोगे सारा का सारा जो प्राइवेटाइजेशन करके देश को पूरी तरह बेचने का काम किया जा रहा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। नीतियों को क्यों नहीं लागू कर देता है? देखिए, जिस तरीके से टीएमसी के हमारे साथी बोल रहे थे, मैं आश्चर्य कर रही थी। सरकार उनकी, कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा उनका, हत्याएं उनके प्रदेश में हो रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? जब ममता बनर्जी 2011 के पहले नहीं थी, लगातार मैंने बताया हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं उधर होती रही और ममता बनर्जी आरोप लगाती थी कि वामपंथी दल हत्या करा रही है, लेकिन वो हत्या आज ममता बनर्जी के राज में होती है। तो ये साफ निकल जाते हैं। क्यों रुक रही है वो भी मैं बताती हूँ। किसान सम्मान योजना के तहत लिस्ट मांगा गया केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन ममता बनर्जी सबके अकाउंट तो आधार से लिंक है ना, लेकिन इसका मतलब पूरे वेस्ट बंगाल के जनता को थोड़ी, किसानों को दिया जा रहा है। किसानों का लिस्ट तो यही देंगी। आधार कार्ड से तो सभी खाता धारकों के है, तो सारे खाता धारकों को वेस्ट बंगाल में तो जाएगा नहीं, किसानों को जाएगा। किसानों का क्यों नहीं लिस्ट सौंपी? अभी आप एक बटन दबा के वो दे सकते हैं। संजय जी का पूरा डेटा, किसानों का पूरा डेटा केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है। किसानों का पूरा डेटा आप लोगों के पास उपलब्ध है। आप लोग देना नहीं चाहते, उसको रोक कर रखे हैं। आप लोग रोक रखे हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें झूठ बोल के मिलेगा। ममता दीदी ने मन से सफाई क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने मन से ये आरोप लगाया, तो उनको मन से अपने आरोप की सफाई देनी चाहिए, पर उन्होंने नहीं दिया। आयुष्मान भारत में 5 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलती है। 2013 से हमारे यहाँ पे ये योजना ऑलरेडी लागू है। एक साथ 2 योजनाएं लागू नहीं हो सकती। एक ही योजना 2 तक लागू नहीं हो सकती। 2013 से हमारे से पहले से लागू है। पहले वेस्ट बंगाल में जाकर के पता करिए क्या ऐसी योजना लागू है या नहीं है। आपको पहले पता कर लीजिएगा 2013 से योजना लागू है या नहीं है। संजय जी, एक तो तरीका सीखिए बोलने का, लगातार आप बोल रहे हैं। अभी कोई और बोलता है तो आपको नाराजगी होती है। आप भी तो तरीका सीखिए, अनुशासन सीखिए। आप बोल चुके हैं, अब मैं बोल रही हूँ तो आप ठीक है शबनम जी बोलिए। देखिए, किसान सम्मान निधि का बार बार कहा गया, अगर आप दे रहे हैं तो ये भी जाएगा, क्योंकि वो राज्य सरकार दे रही है, ये केंद्र सरकार। पर ये डरते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को हम लागू कर देंगे तो कहीं ना कहीं जनता में केंद्र सरकार की बात करनी होगी। ममता दीदी अगर मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी तो बताएं किन मुसलमान मोहल्ले और गांव के लिए उन्होंने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, मेडिकल हॉस्पिटल खोला, क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन शबनम जी एक बात बताइए ना, जिस तरह से हिंसा की वारदातें होती हैं और लगातार हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं जो जेन्युइन मुद्दे हैं इससे कहीं भटक जाते हैं। इस तरह की बयानबाजी जब होती है तो ये तो मानेंगे आप? निश्चित तौर पे। देखिए, उन्होंने कहीं भी अपने किए गए कार्यों की बखान नहीं किया, लगातार वो आरोप लगाती रही। बाहरी लोग हैं और तरह तरह के आरोप, चिट फंड वाला आपने घोटाला इनका देखा, इनके भतीजे का करप्शन आपने देखा, तमाम करप्शन करती चली जा रही है। जनता बेचारी अपनी आशाओं आकांक्षाओं के लिए
सरकार का मुंह देख रही है। इस बार जनता बदलाव चाहती है और मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से जनता को ठीक है, उत्पीड़ित शबनम किया जी। जा रहा है वेस्ट बंगाल ठीक है, में, संजय- जनता उसका जवाब देगी। ठीक है, थैंक यू। संजय जी, क्या लगता है जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं जब ऐसी बयानबाजी होती है, लोगों की मौत होती है और इस तरह की हिंसाएं सामने आती है? कौन सा आपको लगता है देखिए, कि पहली बात राजनीतिक तो जैसे संरक्षण इन्होंने भी कि- इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? जैसे कि उन्होंने भी भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया, ठीक है, जी। ये इनका एक गेम है, पार्ट ऑफ गेम है कि पहले किसी को सबसे सॉफ्ट टारगेट भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाओ। अभी तक जो है सीबीआई का छापा पड़ा है, क्या बरामद हुआ? कुछ नहीं बरामद हुआ। जितने भी इनके सारदा नारदा घोटाले हैं, मुथिन चक्रवर्ती से लेकर के सब इनके भाजपा कार्यकर्ता, वो वॉशिंग मशीन है वहां धुल करके वो साफ हो जाए। सुबह का गुंडा अगर शाम को जो है भाजपा जो ज्वाइन कर ले तो गुंडा गुंडा नहीं देशभक्त हो जाता है, ठीक है ना। ये इनके यहाँ पे एक परंपरा रही कि वहाँ पे जो पहुँचता है वो बिल्कुल साफ सुथरा एकदम बिल्कुल देशभक्त होकर राष्ट्रवाद हो जाता है, देशभक्त नहीं राष्ट्रवाद भी पूरे तरीके से हो जाता है। ये इनका वो एक तरीका है। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ, सिद्धरामैया के नाम आपको याद होगा। सिद्धरामैया जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जी मंच में खड़े होकर क्या बोलते थे? सीधा रमैया, सीधा रमैया, सीधा, मतलब उनको इस तरह भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया कि वो सरकार से उनकी प्रदेश से उनकी सरकार चली गई। उसके बाद क्या हुआ? सिद्धरामैया के पास तक कोई केस चला? कुछ नहीं। संजय जी, लेकिन देखिए, भ्रष्ट लोगों की तो अगर लिस्ट निकालने पे आएंगे तो टीएमसी और बीजेपी दोनों ही कटघरे में आएगी। एक पूरी बात करें कि अगर प्रधानमंत्री जी जैसे पद पे बैठा शख्स अगर इतनी बड़ी बात बोलता है कि सिद्धरामैया के बारे में, और उसके बावजूद है इलेक्शन जैसे ही खत्म, सारे भ्रष्टाचार वाले सब कुछ खत्म। यहीं पे वही है कि इनका पहले से ही एक स्ट्रेटजी है, एक ऐसे 6 महीने पहले से एक सॉफ्ट टारगेट बनाओ और उसके बाद आखिर में आकर के जब कुछ नहीं बदलता तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पंकज जी, आपको क्या लगता है 26% क्रिमिनल केसेस वालों को जब टिकट दिया जाएगा तो हिंसाएं कैसे रुकेंगी? देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, वहाँ जो जिस तरह का ग्राफ है, ममता बनर्जी एक जुझारू प्रवृत्ति की नेता रही हैं और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने सीपीएम सरकार को लाठी डंडे खाते हुए, सीपीएम सरकार की अराजकता को देखते हुए उन्होंने उसको उखाड़ फेंका और जनता ने उनको सर आंखों पर बैठाया और 2011 में उनको मुख्यमंत्री बनाया भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत। तो जनता ने को भारी अपेक्षाएं थी कि वो जनमानस की आकांक्षाओं पे खड़ी उतरेंगी, लेकिन उन्होंने सारी भावनाओं पे तुषारापात किया। सामान्य तरीके से रहना और समान तरीके से चलने से ही कोई विकास नहीं हो जाता है। आपको जनमानस के फ्लोर लेवल पे जाके वहां पर काम करना पड़ेगा। अगर आपने इतने ही काम किए होते 10 सालों में तो आपको काम की लिस्ट गिनानी चाहिए कि हमने ये काम किए। तो उस तरह की कोई चीजें आपके अभी फ्लोर पे नहीं आ पा रही हैं। और वहां की अगर बात करें तो वहां कई जिलों में आर्सेनिक पाया जाता है। आर्सेनिक का मतलब कि वहां आदमी जो 20 साल का है वो 40 साल का दिखाई देता है, 50 साल का दिखाई देता है, केमिकल। तो बहुत सी चीजें वहां पर, तमाम गरीबी का राज है। बिलो पॉवर्टी के लाइन के नीचे के लोगों का बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी तादाद है। कोई कल कारखाने नहीं है। टाटा ने अगर वहां सिंगूर में कारखाना लगाने की कोशिश की तो उसको भगा दिया गया। तो इसलिए तमाम चीजें, मतलब वहां उद्योगपतियों को नहीं बैठने दिया गया। तो ये सब चीजें नहीं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, खाली आप इस तरह की चीजों को रखे 2300 करोड़ रुपए का शारदा घोटाला और अब कोयला घोटाला ले लीजिए, उसमें सीबीआई जांच करिए। तमाम बैंक सीबीआई जांच के दायरे में हो। तमाम बैंक अभी स्पष्ट नहीं हुए, तमाम बैंक अकाउंट सील किए गए। ठीक है, धनराशि मिली, अवैध धनराशि। उस पर चर्चा नहीं कर रहे पंकज जी, वो सीबीआई के दायरे में है। तो आपके सीबीआई स्पष्ट कर देगी कि कौन जिम्मेदार है, किसके ऊपर आरोप है, वो सही है कि नहीं। तभी तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, वो सीबीआई स्पष्ट कर देगी पंकज जी। देखिए, अगर आप वास्तव में क्या नाम है बंगाल की जनता के प्रति जवाबदेह थी, आपको तो ये चाहिए था केंद्र के सरकार के साथ मिलकर वहां आपको क्या नाम 2014 से जो केंद्र की सरकार है, आपको मिलके वहां कम से कम 5 साल बीत चुके हैं, 6 साल। संजय जी, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। आपको वहां कम से कम वहां और योजनाओं का लाभ लेते हुए और वहां जनमानस के लिए और काम करने चाहिए थे, लेकिन आपने इस तरह का कोई काम नहीं किया। आज इसी का नतीजा है कि वहां परिवर्तन की लहर चल रही है। संजय जी, देखिए, एक तरह से साफ तौर पर पंकज जी का ही कहना है, सीधी सी बात कि सरकार आपकी थी, सत्ता आपकी थी, रिपोर्ट कार्ड आपको पेश करना था, जनता को प्रूव आपको करना था कि हाँ, हम आपके लिए खड़े हैं। जिस तरह से आप कहीं ना कहीं मेहनत कर आप आए, बहुमत के साथ जीते भी थे, आपको जिताया गया था, भरोसा था पश्चिम बंगाल की जनता का, तो उस पर कैसे खड़े उतरेंगे आप जिस तरह से ये चीजें सामने आएंगी? तो अभी मैं इस पे थोड़ा सा बता दूं, पत्रकार महोदय जी का जो बताया है मैं उस पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जी। 2013 से लेकर 2014 तक भाजपा ने जोर शोर से 2G, 3G, 4G, कोयला घोटाला, इसका घोटाला, उसका घोटाला, दुनिया जहान का घोटाला निकाला। एक किसको अंदर किया?
अभी 7 साल बीत गए, केंद्र में इनकी सरकार है, सीबीआई इनके पास है, एनआईए वगैरह सब कुछ इनके पास है, एक भी घोटालेबाज को अंदर नहीं कर पाया, एक भी दोषारोपण नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से छोड़े मेरे गए। बात छोड़ दे, पूरी बात करने दीजिए। एक भी घोटालेबाज को नहीं कर। फिर 2019 का जब देखा कि चुनाव आ गया, फिर से जो है कैसे किस तरीके से, कीर्ति जी, तो इन्होंने जी उन्होंने कहा, आगे शबनम जी। तब उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, अरे मैं उनको एकदम संजय जी देखिए, जेल के दरवाजे पर मैंने लेकर के पंकज आया जी हूं। को कहा कि वो सीबीआई के दायरे में है, मैं अभी किसी भी कोई भी चीजों की इसीलिए स्पष्टि नहीं इसी हुई है तरह कि मैंने हाँ, कहा ये ना, स्पष्ट केवल नहीं हुए उंगली आरोप। उठा देने से कोई आरोपित नहीं हो जाता वो है। सीबीआई जांच के दायरे में है, वो स्पष्ट होते हैं कि नहीं होते वो बात जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। पहले हिंसा हो रही है, मेरी चर्चा उस पर थी और हम उसी पर लेकर जाना चाहेंगे कि हिंसाएं क्यों बढ़ रही हैं, उस पर लगाम क्यों नहीं। आरोप इन्होंने लगाया तो मैं उसको क्लियर करना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो 2014 का लोकसभा का चुनाव में 35 सीटें निकाल के लेकर के आई थी, 2016 में 211 सीटें लेकर के आई थी, 2019 में भी भाजपा ने सारी कोशिश, क्योंकि विपक्ष कमजोर पड़ गया, मतलब कांग्रेस और लेफ्ट इतना कमजोर पड़ गया कि भाजपा को वहां पे अपना लहर दिखाने का मौका मिल गया, वो 18 सीटें लेकर, लेकिन फिर भी हम 22 सीटें लेकर के आए, हम तब भी बढ़ करके ही आए हैं। और फिर मैं कहता हूं कि लोकसभा से राज्यसभा की तुलना मत करिए, आज तक भाजपा एक बार भी हमारे को हरा नहीं पाए। और मैं आपको आज की लेटेस्ट खबर मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा में सरकार है इनकी, है ना, 5 साल, इनकी 3 साल से त्रिपुरा में सरकार चल रही है। आज लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, 28 सीटों का इलेक्शन हुआ, भाजपा को 7 सीटें मिले मात्र, लेकिन 20 संजय सीटें जी, लोकल वोट प्रतिशत तो बढ़ा है ना बीजेपी का, वो ये तो मानेंगे वोट आप। प्रतिशत, मैंने फिर आपसे बोला, लोकसभा का चुनाव से आप विधानसभा का चुनाव को कंपेयर नहीं कर सकते। लोकसभा में तो दिल्ली में भी भाजपा का बढ़ गया था, लोग वही हैं, लेकिन नहीं, लोग देखिए मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुद्दे अलग होते हैं, बिल्कुल मुद्दे अलग हो जाते हैं। लोकसभा का में भाजपा को दिल्ली के 7 के 7 सीटें मिली थी, और कहीं ना कहीं उसमें आप पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंची थी। लेकिन जहां विधानसभा का चुनाव आया, आप पार्टी वहां पे 65 सीटें लेकर चली आई, 70 में से 65 सीटें आ गई, और 3 सीट इनको मिली केवल। ठीक है शबनम जी, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने कलईकुंडा में रैली की थी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि 2024 की भी तैयारियां मैं पुरजोर तरीके से करूंगी और बीजेपी को हराऊंगी। देखिए, ये ख्याली पुलाव बनाने का जो ममता बनर्जी का है, उस पर कोई टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि वो तो दिल्ली तक जाने की बात करती हैं। पहले बंगाल तो देख ले, बंगाल भी उन्हें व्हीलचेयर पे देखना पड़ रहा है। ये भी एक ईश्वर भी जानता है कि किस तरीके का करप्शन उन्होंने किया, किस तरीके का भ्रष्टाचार बंगाल में किया। जबकि बंगाल का अगर सुनहरा इतिहास देखा जाए, तो वहां की संस्कृति देखी जाए, उसको तहस नहस करने में ममता दीदी का हाथ रहा। वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने जिस तरीके से कभी अजान करते हुए तो कभी नमाज पढ़ते हुए तमाम तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण किया और एक वर्ग को हमेशा हाशिए में रखा। लगातार उन्होंने कहा मेरी सरकार में शांति रहेगा। उन्होंने दंगा फसाद मार काट को और बढ़ावा दिया। और अगर कहा जाए तो उनके पार्टी में रहकर लोगों ने जो करप्शन किया, तो ये साफ तौर पे दिखता है कि उनकी पार्टी में कैसा दबाव रहा है उन नेताओं पे जो इतना करप्शन करे। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का माहौल ऐसा है कि अगर कोई कितना भी कहीं करप्शन करता रहे, भारतीय जनता पार्टी में आके ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो वॉशिंग मशीन तो है ही हम, इसके लिए आप, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह महसूस हुआ, ठीक है शबनम जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि पहले मतदान में 10% ही हिंसा हुई है केवल, अब सुधर रहा है, तो आज जब चौथे चरण में जब हिंसा बढ़ जाती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी टीएमसी की हो जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, शुरू से लेके अंत तक अगर किसी स्टेट में लगातार जब चुनाव नहीं था तब भी यही हत्या मारकाट का दौर चल रहा था। उस वक्त ममता बनर्जी ने क्या किया? चुनाव में तो ये खुद मंचों से आह्वान कर रहे हैं, तो फिर दोष किसको मिलेगा? जो मंच से आह्वान करे कि चीर डालेंगे, मार डालेंगे, और उसके बाद आज कहते हैं कि हमारा हाथ साफ है। तो जनता जानती है कि ये किस तरीके का खेला हो रहा है। खेला होगा कह रही थी, कौन सा खेला कर रही है वो जनता भी जानती है और जनता उसका जवाब देगी। ठीक है संजय जी, कौन सा खेला कर रही है ममता दीदी? साथ ही साथ कूच बिहार से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इसमें जो भी हिंसा हुई है जिस तरह की आज, उस पर विरोध रैली दर्ज करेंगे वहां पर जाकर। मैडम को अजान से और नमाज से दिक्कत किस बात को है? श्री राम से एक दिक्कत क्यों नहीं है?
ये लगातार जो है सारे देश में जय श्री राम एक जैसे मुख्यमंत्री नमाज करते फोटो डालती हैं तो मैं निश्चित फिर तौर पे आपको दिक्कत बता रहा हूँ, होगी। आपके मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जय श्री राम चिल्लाते हैं, आपके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जय श्री राम चिल्लाते हैं, हमारे जो है गृह मंत्री जी जय श्री राम चिल्लाते हैं। आपको आपत्ति किस बात को नहीं है? तो आपको अजान से तकलीफ किस बात की है? आपको नमाज से तकलीफ किस बात की है? आपको फिर इस बात की तकलीफ किस है? हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं और आप एक धर्म की बात करते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं क्योंकि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं और आप केवल जय श्री राम बताते। आप बेवकूफ तो आप बनाते हैं, आप पोलराइज करने की कोशिश। जो आज तक अंग्रेज ना कर पाए, जो सनातन धर्म में आज तक ना हो पाया, पिछले 7 साल में आप लोगों ने करके दिखा दिया। ये हिंदू मुस्लिम को आपने अलग अलग करके दिखा दिया। आज हिंदू और मुसलमान साथ में बैठ करके चाय नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ये डर आप लोगों ने पैदा किया, ये डर आप लोगों का पैदा किया हुआ है। ये दोगलापन आप लोगों का है, आप लोगों का दोगलापन है आपका। आप हमारे प्रधानमंत्री जी मंच में खड़े होकर के हिंदुओं को पोलराइज करने की बात करते हैं, लेकिन आज तक जो है चुनाव आयोग ने इसकी संज्ञान तक नहीं ली। ये दोगलापन आप लोगों का है, ये दोगलापन है आप लोगों का। आप लोगों का दोगलापन इसी में साबित होता है कि आप जो है जब भी चुनाव आते हैं, आपका हिंदू मुसलमान जय श्री राम का नारा लेकर के आप पहले ही वहां पे फूट डालने का काम करते हैं। ये केवल बंगाल में नहीं है, ये पूरे देश में, ये पूरे देश में है, ये पूरे देश में है, पूरे देश में है। मगर ममता बनर्जी ने ये बात कही है तो प्रधानमंत्री ने कोई अच्छी बात नहीं की कि उन्होंने कहा कि हमने अगर कह दिया कि हिंदू ये सारे क्या कहा, क्यों कहा है और उसके बाद चुनाव आयोग ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? क्यों कहेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री हैं? क्या वो मुख्यमंत्री हैं? आज तक तो आप लोगों को मुख्यमंत्री का एक चेहरा तक नहीं दे पाए, एक पेश नहीं कर पाए कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है संजय जी, और अनर्गल बातें कर रही है टीएमसी। ठीक है पंकज जी, क्या लगता है देश की नजरें जिस चुनाव पर है, टकटकी लगाए के बैठे हैं लोग कि 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं और राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इस समय टक्कर जोर की है, तो क्या लगता है नतीजों में किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या राजनीतिक समीकरण कह रहे हैं आपके? देखिए, अभी तक का जो समीकरण दिखाई दे रहा है और जिस तरह से वहां के जनमानस ने कहा कि हमने तो कई चुनाव में वोट तक ही नहीं डाले और सीआरपीएफ की मौजूदगी और उनकी कड़ाई का नतीजा है कि हम लोग वोट डालने गए, नहीं तो कई चुनावों में हमारे वोट पड़ जाया करते थे। ये बात वहाँ की आम जनता ने कही, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वहाँ लोकतंत्र खतरे में है और जिस तरह से वहाँ अराजकता का राज होता है, जिस तरह से विकास की अनदेखी हुई, विकास की बंगाल विकास से एकदम अछूता है और विकास में गरीबी रेखा बहुत नीचे है। गरीबी की रेखा के नीचे बहुत लोग जीवन यापन करते हैं, न कोई कल कारखानों की स्थिति है न कुछ है। अगर एक रतन टाटा ने वहां पर कारखाना लगाया भी था तो आपने आंदोलन करके उनको भगाने का काम किया, उसके बाद वो वहां वापस नहीं लौटे। अगर रहा सवाल आदित्य बिरला की बात करें तो आदित्य बिरला के साथ ऐसा कृत्य वहां पे किया गया था कि आज तक आदित्य बिरला जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, बिरला ग्रुप के बहुत चेयरमैन रहे, उन्होंने भी वहां पर कोई इस तरह की चीजें नहीं की। तो क्यों? तो ये एक प्रश्न चिन्ह है कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो सत्ता शासन में रहेगा उसी से ही जनता जवाब मांगती है, जनता उसी से सवाल पूछेगी। तो सीधी सी बात ये कह दीजिए, ये कर लीजिए। और दूसरी बात, आज जैसे बात अभी हो रही है, अभी जैसे भाजपा प्रवक्ता और टीएमसी प्रवक्ता आपस में इस बात को लेकर भिड़ रहे थे कि आप कि जो है आप उस पर टिप्पणी करते हैं और आप इस पर टिप्पणी करते हैं, तो सवाल इस बात का है कि एक एक रैली के दौरान, एक एक जाने के दौरान आप 19-19 जगह मंदिरों में दर्शन करती हैं। वही टीएमसी की अध्यक्षा जो वहां पर क्या नाम है दुर्गा पूजा के नाम पे, परमिशन देने के नाम पे दिक्कत करती हैं और उसके बाद वहां मस्जिदों में जाती हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए। जनता वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका वो होना चाहिए। और रहा सवाल हिंसा का, वो चुनाव वहां पर किसी तरह येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह का कृत्य करना, लेकिन जनमानस इस चीज को जानता है। और जिस तरह से पिछले चुनाव से अगर आप देखें तो इन चुनावों में जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए। और जनता परिवर्तन, वहां की जनता जो जैसा कि हर जगह का चैप्टर थमना चाहिए, जिस सवाल बड़ा ये है कि हिंसा का चैप्टर थमना चाहिए, निश्चित रूप से क्लियर हो रहा है कि जनता वहां की परिवर्तन चाह रही है। तमाम मीडिया चैनल हिंसा का चैप्टर क्लोज होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, हिंसा का चैनल क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग अराजकता को फैलाना ही चाहते हैं, जिस तरह से भी कुछ दिन पहले एक सांसद के ऊपर, महिला सांसद के ऊपर आपका मिर्चे की बुकनी फेंक दी गई उनकी आंखों के ऊपर,
और इस तरह का हुआ। आज लॉकेट चटर्जी पे हमला हुआ, उनकी गाड़ियों पे हमला हुआ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के ऊपर की कार पे हमला किया, टीएमसी के सांसद सुजाता जी पर भी हुआ हमला। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी दल, देखिए किसी भी दल का व्यक्ति अगर इस तरह का या कार्यकर्ता कभी-कभी टीएमसी को याद कर लिया करिए, इस तरह का काम अगर करता है तो उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप सत्ता में है, सत्ताधारी दल है, तो सर्वाधिक जनमानस आपको देखेगा और आपसे प्रश्न भी करेगा। सारे लोग आपसे ही प्रश्न करेंगे, जवाब सारे लोग आप ही से प्रश्न करेंगे, इसलिए सीधी सी बात है। और जिस तरह का वहाँ माहौल चल रहा है, में इस समय संजय जी हैं, बिल्कुल मैं नहीं मानती। जिस तरह का माहौल वहां पे चल रहा है, जिस तरह से अभी आपने कहा मेरा पैर तोड़ दिया गया, चुनाव आयोग ने पूरा उसका वीडियो जारी कर दिया, उसके बाद उस बात का पटाक्षेप हो गया। तो इस तरह की तमाम चीजों से बचना चाहिए और आप अपनी बात इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए। की हताशा में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। संजय जी, आप अपनी बात को, मेरे पास समय की कमी है, इसीलिए देखिए रैलियों में इतनी अप्रत्याशित भीड़ हो रही है। संजय जी, इसको भी इनकार नहीं किया। आप अपनी बात को बिल्कुल रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कब रुकेगी ये बलियां? किस तरह से, जिस तरह से ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, अब तो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए ना? बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर सुरक्षा बल बढ़ाए जाएंगे तो निश्चित रूप से हो जाना, ये हो जाएगा। आयोग के पास गए हैं ना आप लोग, क्या बात करने के लिए गए हैं? अब उसका रिपोर्ट आ जाएगा, अब शाम तक उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा कि वहां पे क्या बात हुई, नहीं बात हुई। तो अभी तो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, जिसके पहले मैं दूसरे डिबेट में बैठा हुआ था। तो अभी जब 3 बजे जब मैंने लास्ट रिपोर्ट मैंने देखी हुई तो उस समय वहां पे गए हुए थे। अब इसके बाद क्या वहां से क्या रिपोर्ट निकल के आएगी, अब ममता दी ने तो बाकायदा राज्यपाल को ही बताया, चुनाव आयोग को भी कंप्लेंट के लिए भेजी हुई है। लेकिन इस समय सारी की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। अब चुनाव आयोग जो फैसला करेगी उनको देखना चाहिए। और हिंसा का दौर जो है 2 मई के बाद तो आपको देखेगा वहां पे बिल्कुल तरह शांत हो चुका होगा, क्योंकि अगले फिर 3 साल तक कोई भी किसी तरीके से ऐसी कोई घटना आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या है कि चुनाव नहीं होगा संजय जी की ये 8 चरणों में चुनाव है, 8 चरणों में चुनाव है। हम तो कह रहे हैं आज के दिन में अगर चुनाव आयोग थोड़ा सा और सख्त हो जाए तो ये हिंसा क्या, किसी को थप्पड़ मारने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगर वहां पे अगर चुनाव आयोग थोड़ा सख्त होकर के वहां पे सुरक्षा बल और बढ़ाती है, हम चाहते हैं कि वहां पे सुरक्षा बल और बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ हिंसा होती है, किसी की जान जाती है। चटर्जी के काफिले पर हिंसा होती है, पता नहीं कहां पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो इतनी देर से अभी तो हमारे कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन बिल्कुल मैं व्यक्ति को देखकर तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, हिंसा का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, कोई जो है किसी का कोई दल नहीं होता है। अभी आप सीधे आरोप लगा देगो टीएमसी ने कराया, क्या माथे में यहाँ पे खुदवा के थोड़ी ना आते, हम टीएमसी कार्यकर्ता हैं। जो गोली चली इस पे तो ममता दीदी ने कह दिया ना कि हार के डर से बीजेपी गोली चला रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वो आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाणन के लिए कोई भी आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो सामने प्रमाण है। ये अपने आप जब जांच होगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा मानना यह है कि ये बलियां रुकनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये हिंसाएं हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो छुप जाते हैं, और इस तरह की हिंसा सामने आती है, इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, ये बेशक रुकनी चाहिए। क्यों पंकज जी? देखिए वहां जिस तरह से राज्यपाल की अनदेखी की गई और राज्यपाल को, जगदीप धनखड़ जी को जिस तरह से बेइज्जत करने का काम किया गया, तो ये भी एक राज्यपाल किसी राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। तो जिस तरह से राज्यपाल के साथ वहां पर मतलब अराजकता की गई और जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई, तो ये भी शोभा नहीं देता किसी राज्य के कार्यकर्ताओं को जो सत्ता में हो और उसकी मुख्यमंत्री को भी इस तरह की तल्ख टिप्पणी करना। और आज वो कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ रहा है। आज स्थिति क्या है, टीएमसी से सारे लोग छोड़ के आपके जो शुभेंदु अधिकारी, ऐसे लोग जो आपके एकदम दाहिने हाथ कहे जाते थे, उन्होंने आपको टक्कर देने का काम किया और छोड़ के चले गए। थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा यशवंत सिन्हा के बारे में बात कर लीजिए। देख लीजिए आज कितने लोग यशवंत सिन्हा के बारे में बात कर लीजिए और कितने लोग वहां से छोड़ के चले गए। शुभेंदु अधिकारी तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है, काफी कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, उसका नतीजा के बारे में बात कर लीजिए। आखिर ऐसी क्या आपकी नीतियां खराब नहीं, तभी तो लोग आपको छोड़ के गए, नहीं तो लोग नहीं जाते। ठीक है पंकज जी, उनको सवाल नहीं पाए। ठीक है यशवंत सिन्हा के बारे में बात करिए पत्रकार। ठीक है शबनम जी, काफी पहले से शबनम जी मेरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ममता दीदी कूच बिहार में विरोध रैली करने वाली है, इसको लेकर आपको क्या मानना है? और अब तो जो बलियां चल रही हैं लगातार, जिस तरह से हिंसा की वारदातें सामने आ रही हैं, ये तमनी बहुत जरूरी हो गई है। देखिए जनता ने बहुत विश्वास करके ममता दीदी को सत्ता दिया था, पर सत्ता में रहने के बाद भी दंगा भी कराए और रैली भी कराए, ये दोनों जो नाटकबाजी पैतरेबाजी कर रही हैं उसका जवाब जनता देगी। क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है कि वो नहीं समझ रही कि मुख्यमंत्री कौन, और वही मुख्यमंत्री दंगा कराती हैं और वही मारपीट कराती हैं, वही लोगों को प्रताड़ित करती हैं और वही रैली भी निकालती हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर हो गया है। अब
अब ममता दीदी को समझ में आ गया है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है और अपनी राजनीतिक पारी को खत्म होते देखकर बौखलाहट में वो अनाप शनाप बयानबाजी भी कर रही है और साथ साथ रैली करें या धरना करें, जनता अब 2 मई को ममता दीदी को भेज रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान होगा, उसके पहले से 4थे चरण का मतदान था आज, और उसमें हिंसा की वारदातें लगातार बढ़ी हैं। तो देखना अहम होगा कि 8वें चरण तक हिंसा की वारदातें क्या रूप लेती हैं। और दूसरा, 2 मई को चुनाव नतीजे आने वाले हैं, तो इस बार क्या पश्चिम बंगाल में जनता बदलाव चाह रही है या एक बार फिर से ममता दीदी की लहर ही से पश्चिम बंगाल में सब उजागर होगा, देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।